हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एलिनिन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ये मैं प्रीवियस क्लास में स्टार्ट कर चुका था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक एमीन्स, और उसके अंदर जो मैंने डिस्कशन किया था तो मैंने बताया था कि NH2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और NH2 स्ट्रॉन्ग एक्टिव एक्टिंग है, और NH2 की वजह से एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रोफाइल की टूवर्ड्स रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ये सब हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और आज मैं ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एनिलीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं हमारे सिलेबस में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं 11 से लेके 12th एंड तक, उनके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऑर्डर एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये ऑर्डर बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी आ जाते हैं और कॉम्पिटिटिव में भी यूजफुल रहेगा ये। तो हमारे सिलेबस में एमीन्स है, एरोमेटिक ईथर है, फिनॉल है, 11th में टॉलिन और बेंजीन था, फिर क्लोरोबेंजीन है, फर्स्ट चैप्टर ही था, एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, साइनोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड और नाइट्रोबेंजीन। तो इन सब की एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब यहां पर इन एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अलग अलग रेट से होगी, अलग अलग स्पीड से होगी और अलग अलग पोजीशंस पर होगी। पोजीशन का मतलब कभी कहीं कुछ मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा कार्बन को प्रिफर करता है, और कुछ मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए एक बार हम इसको सम अप में ले लेते हैं और कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी। तो इसमें देखो क्या है, यहां पर NH2OR और OH ग्रुप, ये तीनों के तीनों -I तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, और साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है इसका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है इसका, +R है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि NH2OR OH तीनों के तीनों का जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, ठीक है। या जैसे ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर जाएगा या ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर जाएगा, और इस तरह से। और यहां पर ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो जाएगा। तो जहां मैं रेड डॉट बना रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव NH2OR और OH तीनों ही केस में जो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, जो कि हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, वो ऑर्थो और पैरा कार्बन पर आएगा। तो ये तीनों के तीनों ग्रुप जो हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और इन तीनों ग्रुप का मैंने क्या कहा, -I इफेक्ट है और +R है। पर +R इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट, +R इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इन तीनों का इस रिंग पर ज्यादा इफेक्टिव होता है, किसके कंपैरिजन में, -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। तो ये तीनों के तीनों ग्रुप को हम बोलते हैं, ये तीनों के तीनों NH2OR और OH, ये तीनों के तीनों एक्टिव एक्टिंग ग्रुप है, यानी इस रिंग को इलेक्ट्रोफाइल के टूवर्ड्स एक्टिव करते हैं। इस रिंग को वो इलेक्ट्रोफाइल के टूवर्ड्स एक्टिव करते हैं। दूसरा, इनका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा कार्बन पे अटैक करता है। अब इन तीनों में से भी NH2 का जो +R इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, इसीलिए एनिलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट देता है। उससे स्लो ये देगा, उससे स्लो ये देगा। हाईएस्ट एक्टिवेशन अगर इन सब में जो ग्रुप लिखे हैं मैंने, उन सब में अगर हाईएस्ट एक्टिवेशन इफेक्ट है तो वो NH2 का है। तो एनिलीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजीली, तेजी से कंप्लीट होती है। अब यहां मिथाइल ग्रुप है बेटा, तो मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस होता है, इस वजह से
टॉलिन है ये, इस मॉलिक्यूल को टॉलिन बोलते हैं। तो टॉलिन की जो एरोमेटिक रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। टॉलिन की जो एरोमेटिक रिंग है, टॉलिन की जो एरोमेटिक रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, किससे? बेंजीन से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है। और यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या हो जाता है, अल्टीमेटली ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहता है। लेकिन मिथाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है वो कंपैरेटिवली कम है इन तीनों ग्रुप से, ठीक है। और इसमें क्योंकि कार्बन पे डायरेक्ट लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन पे और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर सीधा अंदर एंटर करता है। तो यहाँ पर CH3 एक्टिवेशन तो करता है, लेकिन इन तीनों के कंपैरिजन में यहाँ एक्टिवेशन कम है। लेकिन बेंजीन के कंपैरिजन में ये रिंग ज्यादा एक्टिव है। तो टॉलिन मोर रिएक्टिव है, किससे? बेंजीन से। अब हम जब क्लोरीन की बात करें बेटा, अब जब हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के अंदर भी क्लोरीन पर लोन पेयर है। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है वो ज्यादा इफेक्टिव है। सॉरी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है बस, लेकिन क्लोरीन के केस में -I इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है +R। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा और ऑर्थो कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो आएगा, यानी कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक तो ऑर्थो और पैरा कार्बन पे करेगा। तो Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो NH2 OR OH CH3 और Cl ये तीनों के तीनों ये 1 2 3 4 5 ये पांचों के पांचों ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी इन सब पर ऑर्थो पैरा कार्बन पर ही आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूं तो Cl यहां और यहां आ जाएगा, इधर यहां और यहां आ जाएगा, यहां और यहां आ जाएगा, इधर यहां और यहां आ जाएगा, इधर यहां और यहां आ जाएगा। बट क्लोरीन में एक स्पेशल केस है, वो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है, उसकी वजह से तो क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है किसके ऊपर? क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन -I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींचने वाला, तो इसका जो खींचने वाला इंडक्टिव इफेक्ट है यानी -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप है -I का मतलब, ठीक है। तो वो ज्यादा डोमिनेट करता है, इसकी वजह से ये क्लोरीन का जो -I इफेक्ट है वो तो इस क्लोरीन का -I इफेक्ट इस रिंग को थोड़ा डीएक्टिव कर देता है, किसके टूवर्ड्स? इलेक्ट्रोफाइल के टूवर्ड्स, पर अटैक ये ऑर्थो पैरा पे करेगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन आता है कि ऑल्दो क्लोरीन हैव +R इफेक्ट, ऑल्दो क्लोरीन हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस, इन स्पाइट ऑफ दैट इट्स यानी क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होती है बेंजीन के कंपैरिजन में। यानी अगर बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और क्लोरोबेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो बेंजीन पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, बेंजीन पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो ज्यादा तेजी से होगा किसके कंपैरिजन में? क्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में। तो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का डीएक्टिवेशन इफेक्ट है, ध्यान रखना। या तो NH2 OR OH CH3 इन सबको एक्टिव एक्टिंग ग्रुप कहते हैं, क्योंकि इन सबका एक्टिवेशन इफेक्ट आता है यहां पर, लेकिन क्लोरीन का डीएक्टिवेशन इफेक्ट आता है एरोमेटिक रिंग पर। हाँ, लेकिन ये सारे के सारे जो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इनकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो अब मैंने आपको एक बार ये क्लियर किया है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो बुक के अंदर इस तरह से बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कंबाइन करके अगर सोचोगे तो आपको मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। यहां पर मैं बहुत स्मूथ तरीके से बता रहा हूं, अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसको भी अभी आप हजम करो, इग्नोर करो और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। यानी यूं नहीं कि अपन किसी कोई छोटी मोटी कुछ चीजें होती है जो हमको समझ में नहीं आती है या वो फैक्ट होते हैं उनको रटना ही पड़ता है, तो उन चीजों को आप एक्सेप्ट कर लिया करो, तो आप कंफर्ट रहोगे बेटा। अब क्या हो गया? अब आ रहे हैं देखो वापस, अब ये आ गया, अब फिर ये हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अब
साइनोबेंजीन और ज्यादा लेस रिएक्टिव है, ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिविटी कम हो रही है को। अब क्लोरोबेंजीन से कम रिएक्टिव साइनोबेंजीन है, साइनोबेंजीन से कम रिएक्टिव बेंजल्डिहाइड है, उससे कम रिएक्टिव बेंजोइक एसिड है, उससे कम रिएक्टिव नाइट्रोबेंजीन। यानी नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स लीस्ट रिएक्टिव है। अब इन सबका डीएक्टिवेशन इफेक्ट है, इन सबका डीएक्टिवेशन इफेक्ट है। ये CN CHO, ठीक है, इनका जो ये है -I, ये सारे के सारे ग्रुप कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, -I है। रेजोनेंस भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जिसको हम -R भी लिखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन CN CHO COOH NO2, इनके दोनों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट -I -R, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। तो इस एरोमेटिक रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बेंजीन के कंपैरिजन में कम होती है। इसकी बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और इन सब की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, क्योंकि ये खींच लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस से, अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में इतना मजा नहीं आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, उसको मजा आता है वहां अटैक करने में, उस ऑर्डनिंग मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने में। इलेक्ट्रोफाइल को जिस ऑर्डनिंग मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, तो ये कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इसमें, या यूं बोलूं मैं, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इससे कम है, बेंजीन से कम है। रीजन इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। दोनों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट -I और -M दोनों ही एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इन ग्रुप्स को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, डीएक्टिवेशन इफेक्ट है इनका। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल को एरोमेटिक रिंग के टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव कर देते हैं। यही नहीं, ऐसे सारे ग्रुप जिस पे ये पाई बॉन्ड है, देखो कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड तो 2 पाई बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड तो 1 पाई बॉन्ड है। यानी एरोमेटिक रिंग से जो भी एलिमेंट जुड़ा हुआ है उसके ऊपर पाई बॉन्ड है, तो समझ जाओ वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो पाई बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप -I -M होते हैं, पाई बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप -I -M होते हैं। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर उल्टा चलता है। यहां पर ये होता है कि ये जाएगा और ये बॉन्ड यूं जाएगा, ठीक है, ये यूं जाएगा और ये बॉन्ड यूं जाएगा, ये यूं जाएगा और ये यूं जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये बहुत तेजी से एरोमेटिक रिंग को खींच के एरोमेटिक रिंग पर एक तरह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। यहां पर तो आपने क्या देखा, यहां पर तो क्या होता है, रेजोनेंस में यहां पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहां पर भी नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं रेजोनेंस में, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्जेस आते हैं। ऑर्थो और पैरा कार्बन पे कौन से चार्जेस आते हैं? नेगेटिव चार्जेस आते हैं, ठीक है, उधर भी नेगेटिव आएंगे। और यहां पर क्या आ जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं ऑर्थो पैरा कार्बन पे। हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख चुके हैं बेटा, आप बनाओ तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पैरा कार्बन पे आपको पॉजिटिव चार्जेस आते हुए मिलेंगे, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव चार्जेस आते हुए मिलेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल इन ऑर्थो और पैरा कार्बन पर अटैक नहीं करेगा। वो कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक ही रास्ता है, रोते धोते बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे बड़ी, तो ये मेटा पोजीशन पर ही अटैक करेगा, यानी बड़ी मुश्किल के साथ ये इस पे अटैक करेगा। तो कुल मिला के क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की रेट कम होती जाएगी। CN से ज्यादा डीएक्टिवेशन करता है CHO, CHO से ज्यादा COOH, COOH से ज्यादा NO2।
तो NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो NH2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 नाइट्रोबेंजीन लीस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ये नाइट्रोबेंजीन केवल क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन 3 ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और वो भी धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से देता है। तो ये मैंने आपको एक बार थोड़ा सा मैं चैप्टर से हटा नहीं, चैप्टर से हटा लेकिन टॉपिक से नहीं हटाऊं, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि हमारे सिलेबस में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो अब आपको यूं दिक्कत नहीं आएगी कि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 3 या 4 मॉलिक्यूल आ गए और पूछ लिया कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाओ, तो आप अब इजीली बना पाओगे। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि अगर एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो खींचने वाला है और ये देने वाला है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ये चलेगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हो गए? NO2 हो गया, CHO हो गया, COOH हो गया, CN हो गया, ठीक है, इस तरह के ये हो गए। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं? NH2 हो गया, OR हो गया, OH हो गया, एल्काइल ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो ये इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इस पे जनरली इस पे और इस पे और इस पे। तो अब मैं अगर इस पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराऊं, इस पे कराऊं, इस पे कराऊं, तो सबसे फास्ट रिएक्शन इस पे हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन तीनों पे मैंने एक साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई। तो इन तीनों पे जब मैं एक साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? यहां पर सबसे पहले प्रोडक्ट किसके बनेंगे? इसके बनेंगे, और ये ऑर्थो और पेरा पर आएंगे, ये ऑर्थो और पेरा पर आएंगे। यहां पर तो कहीं पे भी लगा दो, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, सब एरोमेटिक रिंग में सब एक जैसी पोजीशंस हैं। और यहां पर मेटा पोजीशन पे आएगा, ये मेटा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटिंग है। ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, यानी ऑर्थोपेरा पे आएंगे, और एक्टिवेटिंग है फास्ट। सबसे पहले ये प्रोडक्ट बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। अगर मैं सेम कंडीशन में सब मॉलिक्यूल को रख के एक कॉमन इलेक्ट्रोफाइल से इनको रिएक्शन कराऊं तो अब एनिलीन मैंने कहा कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो एनिलीन की रिएक्टिविटी को कंट्रोल में लाना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है कि कोई चीज अगर बहुत ज्यादा, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको हमको पहले कंट्रोल करना पड़ता है, अदरवाइज एबनॉर्मल प्रोडक्ट मिलते हैं और कभी कभी एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है, और वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो एनिलीन पर जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने वाले हैं वो उसकी कंट्रोल कंडीशन में करने वाले हैं। यानी जैसे मैं आपको बताऊं, मैं बच्चों को जस्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, और वो एग्जांपल ये लेता हूं बेटा, कि जैसे आपने देखा होगा जैसे घरों के अंदर कुछ लोग डॉग को पालते हैं, ठीक है। अगर वो डॉग बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा लोगों पे अटैक करता है, तो उसको चेन से बांध के रखते हैं। तो चेन से बांध के रखने का लॉजिक क्या है कि उसको हम कंट्रोल कर लें। या जैसे कोई जानवर होते हैं, गाय, भैंस, इस तरह के जो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो फिर उनको हमको क्या करना पड़ता है? जंजीरों से बांध के रखना पड़ता है। ये जंजीरों से बांध के क्यों रखते हैं, चेन से बांध के क्यों रखते हैं किसी भी एनिमल को?
क्योंकि वो एग्रेसिव हैं, वो अटैक करते हैं, तो हम उनको चेन से बांध के रखते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। तो उसी तरह से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कुछ बहुत जगह हम क्या करते हैं, लैब के अंदर या कहीं पर भी कंट्रोल कंडीशन लिखा रहता है, यानी आपको पहले उसको कंट्रोल में लेना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास या तो वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाएगी या फिर एबनॉर्मल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो हम एनिलीन की रिएक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो एनिलीन की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम एसाइलेशन करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एसाइलेशन, एसाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप, एसाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप, एसाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप to control reactivity of acylation of NH2 group to control reactivity of aniline, to control reactivity of aniline। तो acylation of NH2 group to control reactivity of aniline। तो हम एनिलीन की एसाइलेशन, अब एसाइलेशन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि एसाइल ग्रुप क्या है। एसाइल ग्रुप ये है, दिस इज एसाइल ग्रुप, दिस इज एसाइल ग्रुप, इसको हम एसाइल ग्रुप कहते हैं। तो एसाइलेशन, एसाइलेटिंग रिएजेंट कौन से होते हैं? एसाइलेटिंग रिएजेंट जो होते हैं, ये भी अगर कोई पूछ ले आपसे, तो एसाइलेटिंग रिएजेंट दो होते हैं बेटा। एक तो होता है CH3COCl एसाइल क्लोराइड, और दूसरा होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये होता है, तो ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये एसाइल ग्रुप देता है ये दोनों। अगर आपसे कोई पूछे कि ज्यादा अच्छा एसाइलेटिंग रिएजेंट कौन सा है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, पर हम दोनों यूज करते हैं, परेशान मत होना इसके लिए, ठीक है। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आ गया तो ध्यान रखना, एसिटिक एनहाइड्राइड ज्यादा अच्छा एसाइलेशन मतलब एसाइलेटिंग रिएजेंट है, पर हम यूज जनरली दोनों में से कोई भी करो चलेगा, ध्यान दो। अब एसाइलेशन कर रहे हैं, तो जब हम एसाइलेशन करेंगे तो ये हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट स्टेप है एसाइलेशन ऑफ NH2, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, टू कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन, तो ये HCl निकल जाएगा, और ये HCl निकल जाएगा तो HCl रिलीज हो गया और उसकी जगह हमारे पास E आ गया। तो क्या हुआ बेटा, H की जगह C, ये वाला ग्रुप आ गया, तो ये एसाइलेशन हो गया, NH2 का एसाइलेशन हो गया। NH2 में 2 हाइड्रोजन थे, उसके 1 हाइड्रोजन की जगह ये ग्रुप आ गया। अब इसको एसिड एनलाइट बोलते हैं, पर ध्यान देना, एसिड एनीलाइट, ये इसका कॉमन नेम है। और ये पूछते हैं हम
स्टूडेंट अधिकतर इसका नाम भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता था बेटा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, एक ही बात है ना। अब इसका आईयूपीएसी नेम भी बता देता हूं मैं। ये 2 कार्बन है तो CH3CONH2, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनेमाइड। CH3CONH2 को हम क्या बोलते हैं, इथेनेमाइड। और इसका नाम है एन फिनाइल इथेन एमाइड, एन फिनाइल इथेन एमाइड। तो एन फिनाइल इथेन एमाइड होता है। और जब ये एन फिनाइल इथेन एमाइड होगा, इसका आईयूपीएसी नेम ओके। अब हम देखते हैं, अब इससे क्या हुआ। इससे ये हुआ, ये हटाना पड़ेगा मेरे को समझाने के लिए आगे। अब क्या हुआ बेटा, अब नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर भी है और यहां पर भी है। यहां पर जब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जो आपको मालूम है। यानी ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है पूरा का पूरा वो इस एरोमेटिक रिंग के लिए अवेलेबल है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर पूरा का पूरा इस एरोमेटिक रिंग के लिए अवेलेबल है। ये इसी का ही है। यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, इसके 5RS मिलेंगे। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, 5RS मिलेंगे, जो हम जानते हैं बेटा, बहुत बार बना चुके हैं। अब आपके लिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना एक ऑर्डिनरी, एक नॉर्मल आपके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि इतने बना चुके हैं। और ऑर्डिनरी का लास्ट चैप्टर चल रहा है, एक तरह से ही है, एक तरह से क्या लास्ट ही है। इसके बाद तो बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, इनमें कोई खास काम आते नहीं है, ठीक है। अब देखो इस, और यहां पर ये जो NH2, सॉरी यहां पर जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो यहां पर जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अंदर जाएगा, यस जाएगा, लेकिन यहां पर इस रिंग के जो, इस रिंग के साथ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने बनेंगे, 5। बट यहां पर एक दावेदार और भी है, ये वाला एक एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यानी नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है बेटा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इधर आ जाएगा। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो देखो ये हकीकत में तो देखा जाए ये एमाइड है, और मैंने आपको बताया एमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। तो अब ये जो एसिड एनालाइड है, ये तो हो गया मेरे पास एनिलीन। तो इसके ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, लेकिन ये इसका एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जो स्टेबल होता है। तो ये एमाइड है वैसा बेसिकली। तो अब अगर मैं ये बात करूं कि एनिलीन, यहां पर ये कौन है, ये है एनिलीन, और ये कौन है, ये है एसिड एनिलाइड।
ठीक है, अब इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया? ये वाला, ठीक है ना, मोर बेसिक। देन एसिड एनिलाइट। अपने आप में क्लियर है कि ये एमाइड है, इसमें एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर को ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप भी डिलोकलाइज कर रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ भी स्टेबलाइज कर रहा है। तो नंबर 1 क्वेश्चन, एनिलीन इज मोर, एसिड एनालाइट इज मोर वीक बेस, या यूं बोलो एनिलीन इज मोर बेसिक देन एसिड एनालाइट, एक्सप्लेन व्हाई। तो आप लिखोगे, इन दोनों के फॉर्मूले लिख दोगे, इसमें लिख दोगे नाइट्रोजन का लोन पेयर के एरोमेटिक रिंग के अंदर डिलोकलाइज हो रहा है, और इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिक रिंग में तो डिलोकलाइज हो ही रहा है, साथ में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के साथ भी डिलोकलाइज हो रहा है, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो एसिड एनालाइट का जो ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ये वाला, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ काफी कम हो जाती है। ये एरोमेटिक एमीन है तो ये एमाइड है, और एमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, मैंने डिस्कस कर रखा है इस चैप्टर में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है बेटा, अब क्या हो गया, डेफिनेटली नाइट्रोजन का ये लोन पेयर पूरा का पूरा इसके लिए अवेलेबल है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग का काफी अच्छा एक्टिवेशन कर पाएगा। जैसे मदर है और मदर के पास अभी एक ही बेबी है, ठीक है, तो वो उसकी अच्छे से देखभाल करेगी। फिर उसके पास सपोज करो किसी मदर के पास 2 बेबी हैं, ठीक है, अब तो उनको क्या होगा, वो दोनों बेबी का देखभाल करेगी, तो हर बेबी को देखने के लिए उसको टाइम चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उसका टाइम, उसकी जो देखभाल है, ठीक है, उसकी जो वो केयर कर रही है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो क्या हुआ, जिस मदर के पास सिंगल बेबी है, वो तो उस सिंगल बेबी को बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएगी, और जिस मदर के पास 2 बेबी हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम आएगी, वो दोनों का उतना अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएगी जितना कि सिंगल बेबी वाली मदर रख पाती है। तो यहाँ पर मैं वही चीज समझा रहा हूं कि यहाँ नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो केवल इसके लिए है, तो इसका एक्टिवेशन काफी अच्छा कर देती है। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इसके साथ साथ इधर भी है, यानी अब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर का 2 पार्ट में, नाइट्रोजन के लोन पेयर का 2 पार्ट में, एरोमेटिक रिंग पर और सी डबल बॉन्ड ओ पर, दोनों पर डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों पर वो डिलोकलाइज हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो अब ये वाली एरोमेटिक रिंग और ये वाली एरोमेटिक रिंग, विच एरोमेटिक रिंग इज मोर एक्टिव, तो मैं ये कहूंगा कि दिस एरोमेटिक रिंग इज मोर एक्टिव एंड दिस एरोमेटिक रिंग इज लेस एक्टिव। तो एनिलीन की जो एरोमेटिक रिंग है वो ज्यादा एक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल के, और ये इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव है। तो क्या हुआ, एसाइलेशन करने से, इस ग्रुप के आने से इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो गई। इस ग्रुप के आने से इस एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स एक्टिविटी कम हो गई। तो हम क्या करेंगे, NH2, ये जो NH2 ग्रुप है उसकी NH2 ग्रुप है केवल यहां पर, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और इस पे ये H हट के ये ग्रुप आ गया, तो इसकी रिएक्टिविटी, एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी कंट्रोल में आ गई। एसाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप टू कंट्रोल रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन नहीं लिखकर हम एरोमेटिक रिंग लिख देते हैं, क्योंकि एरोमेटिक रिंग ये ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। समझ में आ गया कि एरोमेटिक रिंग, ये वाली एरोमेटिक रिंग और ये वाली एरोमेटिक रिंग, कौन मोर रिएक्टिव है, ये है, ये लेस रिएक्टिव है। ये अनकंट्रोल्ड तरीके से रिएक्शन करेगी, ये कंट्रोल तरीके से रिएक्शन करेगी। ज्यादा वायलेंस इसमें नहीं है, ज्यादा एग्रेसिव ये नहीं है, क्योंकि इसकी एग्रेसिवनेस इस ग्रुप ने कम कर दी। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड में आता है कि एनिलीन की एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम उसका एसाइलेशन करते हैं।
हम उसका क्या करते हैं बेटा, एसाइलेशन करते हैं। एसाइलेशन कर कर ही फिर हम उसका, अब जैसे देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। अब मैंने जैसे NH2 इसका मैंने ब्रोमिनेशन किया, तो नहीं, अब मैं ब्रोमिनेशन करने से पहले क्या करूंगा, ब्रोमिनेशन करने से पहले मैं इसका एसिटिक एनहाइड्राइड या CH3COCl से एसाइलेशन कर दूंगा। एसाइलेशन करके मैंने बना दिया NHCOCH3, NHCOCH3, ये NHCOCH3 है, ठीक है। और जब ये NHCOCH3 है, ठीक है, ये NHCOCH3 है, अब यहां पर ये डीलोकलाइज होगा, ओके है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर आना तो यही है, यहां पर ये बहुत तेजी से आएगा, ठीक है। अब वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, यहां पर भी ये NH2 ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये ग्रुप भी, क्योंकि लोन पेयर है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग से अगर जुड़ा हुआ फर्स्ट एलिमेंट पे लोन पेयर है तो 100% ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आप देख लो, एरोमेटिक रिंग से ये एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक रिंग, ये ग्रुप, और इस ग्रुप से ये जो एलिमेंट है, ग्रुप या एलिमेंट है, या ग्रुप ये एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट ही हो सकता है जैसे क्लोरीन, और ये एलिमेंट कोई ग्रुप का एलिमेंट भी हो सकता है जैसे NH2 का N, OH का O, Cl का Cl, और ये यहां से जुड़ गया। तो ये जो एलिमेंट इस एरोमेटिक रिंग के साथ बेटा, इस एरोमेटिक रिंग के साथ ये जो एलिमेंट डायरेक्टली बॉन्डेड हुआ है, अगर इस पे लोन पेयर है तो ये एरोमेटिक रिंग पर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर होगा, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस देगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएंगे। और ये एरोमेटिक रिंग, और इस एरोमेटिक रिंग पर ये एलिमेंट है, अब ये जो एलिमेंट है वो किसी फंक्शनल ग्रुप का एलिमेंट है, जैसे CHO का कार्बन, COOH का कार्बन, CN का कार्बन, NO2 का N, ये यहां से जुड़ गया। अब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है जो इस एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, उस पे पाई बॉन्ड है, तो ये -I और -M-R एक ही बात है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, यानी CN, CHO, COOH, NO2 है, तो ये एरोमेटिक रिंग को डीएक्टिव करेगा, ऑर्थो पैरा पे लाएगा। तो आप ये ध्यान रखो, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है फर्स्ट एलिमेंट पे लोन पेयर तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ फर्स्ट एलिमेंट पर पाई बॉन्ड तो मेटा डायरेक्टिंग। अब ध्यान दो बेटा, अब यहां आएगा तो ऑर्थो पैरा। अब क्या हो गया, देखो ये एक बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है यार, काफी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। NHCOCH3 बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है बेटा। अब अगर ये इतना बड़ा अम्ब्रेला है तो अब समझो, मेरी बात को मैंने पहले भी बताया कि है ना, मेरे हाथ में एक अम्ब्रेला है और मैंने यूं पकड़ रखा है, तो मेरे दोनों शोल्डर तो ढके हुए हैं, तो इस पे अटैक होने के चांस कम ही रहेंगे, ठीक है। तो बारिश की बूंदें मेरे शोल्डर्स पे नहीं गिरेगी, लेकिन मेरे पैर पर, मेरे नी के नीचे वाला पोर्शन गीला हो जाता है, क्योंकि वहां अम्ब्रेला का स्टेरिक हिंड्रेंस शेडो नहीं पहुंच रहा है। तो यहां पर तो ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, तो उस वजह से क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पर तो ये देखो अटैक होगा ही नहीं, अधिकतर पैरा पे हो जाता, कोई एक आधा घुस के बैठ गया तो बात अलग है। तो इसमें मेजर 90 और 90% से ऊपर सारे इधर ही अटैक होते हैं। जैसे ये एरोमेटिक रिंग है, ये मैंने जो हाथ बना रखा है ये हो गया NHCOCH3 ये वाला ग्रुप, तो ऑर्थो पोजीशंस पर तो हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इधर आएंगे तो कहां अटैक करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे, रिंग के ऊपर तो ऑर्थो कार्बन पे तो अटैक ही नहीं हो रहा है, लेकिन यहां तो हो ही रहा है, यहां हो गया तो बॉन्ड बन गया। तो जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमीन वाटर से करते हैं, यहां अब जरूरी नहीं है ब्रोमिनेशन करें, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो मेजरली जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो अटैक करेगा
पेरा पोजीशन पर पेरा पेरा ब्रोमो एसिड एनलाइट बन गया और HBr अलग हो जाएगा। मैं बाई प्रोडक्ट अभी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट पेरा वाला ही बनेगा, वो 8-10% बन रहेगा, तो मैंने उसको ऑर्थो वाला को इग्नोर किया है। अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो यहां पर ये वाटर से रिएक्शन होगा और ये क्या बन जाएगा, CH3COOH और ये निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, NH2 पेरा पोजीशन पर Br आ जाएगा और CH3COOH बन जाएगा, पेरा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। तो अगर आपको आ जाए कि हाउ टू कन्वर्ट एनिलीन टू पेरा ब्रोमो एनिलीन, तो ऐसे बनेगा। पहले एसाइलेशन करोगे, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करोगे, फिर इसका है। अब जरूर नहीं है, अगर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, अब आपको मालूम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां आएगा और ये यहां आ जाएगा, ठीक है। अब ये सल्फोनेशन है तो SO2OH आ जाएगा, क्लोरीनेशन है तो Cl आ जाएगा। पर ध्यान रखना, मैंने आपको बता रखा है एनिलीन फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, वो स्टार्ट करते ही मैंने क्लियर कर दिया था। खैर एनीवे, तो ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, ठीक है ना। और अब इसमें एक इंटरेस्टिंग दूसरा रिएक्शन भी है बेटा, वो है नाइट्रेशन, डायरेक्ट नाइट्रेशन। एक नाइट्रेशन तो अच्छा, एक नाइट्रेशन तो वो हुआ, समझ में आया। एक नाइट्रेशन तो डायरेक्ट नहीं, ये वाला नाइट्रेशन NH2 वाला, पहले CH3COCl से कराया तो NHCOCH3 बन गया, ठीक है। और फिर मैंने इसका नाइट्रेशन कराया, ठीक है, तो मेनली पेरा नाइट्रो बन गया, ठीक है। और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराया, ये तो मैंने अभी बताया, ब्रोमिनेशन में बता ही दिया बेटा आपको, तो बार बार एक चीज क्या रिपीट करूं। तो नाइट्रेशन ये, लेकिन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। मैं एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन कर रहा हूं। देखो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, नाइट्रेशन में हम क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3, और कभी कभी डायरेक्टली कंसंट्रेटेड HNO3 यूज कर लेते हैं। तो जो नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन में जो हम यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 और साथ में यूज कर रहे हैं हम H2SO4 और वो भी एनिलीन है। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, तो इन दोनों की रिएक्शन से नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। इन दोनों की रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं, वैसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से ही ये इंपॉर्टेंट है, H2SO4 H+ और HSO4 फर्स्ट आयोनाइजेशन तो 100% होता है, स्ट्रॉन्ग। एक बात और क्लियर कर दूं, H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है किसके कंपैरिजन में, HNO3 के कंपैरिजन में। अब जो ये H+ है, ये यहां पर ये HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो अब जब दो एसिड हो, देखो दो रेसलर हैं, दोनों से आप लोग तो घबराओगे, दो रेसलर हैं, दोनों से आप घबराने वाले हो, क्योंकि हमको मालूम है कि हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन दो रेसलर जब आपस में लड़ते हैं, तो फिर एक रेसलर विनर होता है, दूसरा लूजर होता है।
विनर कौन होगा? जो स्ट्रॉन्गर होगा। तो उसी तरह से जब हम दो एसिड को एक साथ मिलाते हैं तो एक एसिड अपना डोमिनेंसी शो करता है। जैसे दो रेसलर आपस में लड़ रहे हैं रिंग के अंदर, तो एक की डोमिनेंसी होती है, दूसरे की नहीं हो पाती। ठीक है, फाइट करता है, एक अलग बात है। विनर तो यहां है ना, H2SO4 अपना एसिड वाला इफेक्ट दिखाता है। तो लूजर कौन हो गया? HNO3। तो HNO3 को फिर बेस की तरह बिहेव करना पड़ता है। ठीक है, यानी एक विनर दूसरा लूजर, तो एक एसिड तो दूसरा बेस। तो जब हम दो एसिड को मिक्स करते हैं बेटा, जब हम दो एसिड को मिक्स करते हैं, याद रखना, तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है वो ही अपना एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक करेक्टर उस मीडियम में, उस सॉल्यूशन में, उस प्लेटफॉर्म पे शो कर पाएगा। दूसरे वाले को हारना पड़ेगा, दूसरे वाले को बेस की तरह बिहेव करना पड़ेगा और उसको प्रोटॉन लेना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग की बात माननी पड़ेगी। तो ये प्रोटॉन ये इधर आ जाता है और ये प्रोटॉन आते ही क्या हो जाता है? प्रोटोनेटेड 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 बन गया। और फिर ये अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये रिलीज हो जाता है और ये दे देता है NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन प्लस H2O। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में HNO3 का क्या रोल है? बेस। हम जब इन दोनों को मिला देंगे तो HNO3 का बिहेवियर यहां बेसिक हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएगा, ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा ये। और फिर ये जो H2O निकला, ये जो H2O निकला बेटा, ये H2SO4 के एक और मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके H3O प्लस और HSO4 बनाता है। यहां तो यूं तो HSO4 माइनस, देखो यहां तो यूं तो H2SO4 को भी जोर आएगा H प्लस आयन देने में, क्योंकि जब दो रेसलर दो पहलवान आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, तो चाहे विनर वाला हो चाहे लूजर वाला हो, दोनों को स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। तो अब अगर मैं इनको जोड़ दूं मैं, तो ये देखो क्या H प्लस से H प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो इंटरमीडिएट है, तो मेरे पास क्या आया? 1 2 2, तो और ये वाटर से ये वाटर कैंसिल हो गया। ठीक है, वाटर से ये वाटर कैंसिल हो गया और ये तो इंटरमीडिएट है। ठीक है ना, ये बना NO2 प्लस H2। तो क्या हुआ? 1 और 2, 2 तो हुआ H2SO4, 1 हुआ HNO3, मिल गया हमारे को NO2 प्लस ये वाटर तो कैंसिल हो गया, H3O प्लस